हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है साथियों, लूव्र संग्रहालय, लूव्र म्यूजियम। खास बात है कि आज ही की तारीख 10 अगस्त 1793 ईस्वी में लूव्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था फ्रांस के पेरिस शहर में। याद रखेंगे कहाँ इसका उद्घाटन हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में। इस संग्रहालय में 200 वर्षों के पश्चिमी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों का संग्रह किया गया है। इसमें दुनिया की मशहूर पेंटिंग में से एक मोनालिसा की पेंटिंग भी लूव्र म्यूजियम में स्थापित है। हमारा अगला दूसरा टॉपिक है इक्वाडोर। याद रखिएगा साथियों, इक्वाडोर एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 10 अगस्त 1809 ईस्वी को इक्वाडोर स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। स्पेन से स्वतंत्र हुआ था, याद रखेंगे। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म आज ही की तारीख 10 अगस्त 1860 को हुआ था। ये भारत के मशहूर शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। इनका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है और भारत के शास्त्रीय संगीत को ये पूरे विश्व तक पहुंचाने में काफी हद तक कारगर हुए थे। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, वी गिरी। वी गिरी, ध्यान रखें साथियों, आज ही की तारीख 10 अगस्त 1894 ईस्वी को वी गिरी जी का जन्म हुआ था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे वी गिरी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है फूलन देवी। याद रखेंगे, फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। खास बात है कि आज ही की तारीख 10 अगस्त 1963 ईस्वी को फूलन देवी का जन्म हुआ था। फूलन देवी चंबल के बीहड़ों से उठ करके आगे निकल करके भारतीय राजनीति में भी स्थापित हुई। और याद रखेंगे, फूलन देवी के जीवन पे आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। याद रखेंगे, बैंडिट क्वीन। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, हेमंत सोरेन। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 10 अगस्त 1975 ईस्वी को हेमंत सोरेन का जन्म हुआ था। खास बात है साथियों कि हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड राज्य के सीएम हैं और इनके पिताजी का नाम शिबू सोरेन है, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना में गुरुजी और इनके परिवार का एक विशेष योगदान है। और हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, श्यामलाल गुप्ता। याद रखिए, श्यामलाल गुप्ता आज ही की तारीख 10 अगस्त 1977 को श्यामलाल गुप्त जी का निधन हुआ था। खास बात है कि भारत का जो झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा रहे ऊंचा रहे हमारा, इस गीत के जो लेखक है वो कोई और नहीं, श्यामलाल गुप्त जी है। याद रखें, 10 अगस्त 1977 को इनका निधन हुआ था और झंडा, भारत का मशहूर झंडा गीत क्या है, इनके द्वारा ही लिखा गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आज ही की तारीख 10 अगस्त 1995 को हरिशंकर परसाई जी का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और व्यंग्य को ही इन्होंने एक विधा के रूप में परिवर्तित किया और आगे चल के यह विधा काफी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर साथियों आरबीआई से है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। खास बात यह है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन से संबंधित
संबंधित एक खास प्रावधान किया है कि अब गोल्ड की वैल्यू का 90%, गोल्ड की वैल्यू का 90% पर लोन दिया जा सकेगा, मतलब लिया जा सकेगा। परंतु जबकि इसके पहले जो गोल्ड लोन का प्रावधान था उसमें गोल्ड की वैल्यू का 75%, 75% पर ही लोन मिलता था। परंतु अब जो नया प्रावधान किया गया है उसमें गोल्ड की वैल्यू का 90% तक क्या है, लोन प्राप्त हो सकेगा। ध्यान दें साथियों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, जबकि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ थे। तो याद रखेंगे साथियों कि नया क्या प्रावधान किया गया है कि गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है उसके 90% पर क्या है, आपको लोन प्राप्त हो सकेगा, जबकि केवल पहले क्या उसकी 75% वैल्यू के बराबर ही लोन प्राप्त होता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक बीसीसीआई से संबंधित है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। खास बात यह है कि बीसीसीआई ने हाल ही में वीवो की स्पॉन्सरशिप क्या है, रद्द कर दिया है। याद रखेंगे हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच जो माहौल है वो काफी तनातनी भरा चल रहा है, क्योंकि चीन के सैनिकों के द्वारा भारत के 20 वीर जवानों की क्या है, हत्या कर दी गई, या उन्हें कहें हम शहीद कर दिए, वो तो शहीद हुए, परंतु ये कुकृत्य था जो चीन के द्वारा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा कई चीनी ऐप को भी प्रतिबंधित किया गया, परंतु अभी तक बीसीसीआई का जो स्पॉन्सरशिप था वो वीवो के पास था। इसको लेकर के देश में काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था। अंततः बीसीसीआई के द्वारा यह फैसला लिया गया, देश हित में फैसला लिया गया, राष्ट्र को देख करके यह फैसला लिया गया कि वीवो की जो स्पॉन्सरशिप है वो क्या है, बीसीसीआई ने क्या है, समाप्त कर दी। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली हैं, जिनका निकनेम दादा भी है, और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव है वो जय शाह जी हैं, जो क्या है, अमित शाह के पुत्र है। और खास बात यह है कि बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो याद रखें बीसीसीआई के द्वारा वीवो का जो स्पॉन्सरशिप रद्द कर दिया गया, क्योंकि वीवो क्या है, चीन की एक कंपनी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। याद रखिएगा उत्तराखंड, यूके का मतलब आप समझेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें साथियों हिम तेंदुआ ये विलुप्त प्राय प्रजातियों में उनकी श्रेणीबद्ध किया गया है। ये IUCN की रेड डाटा बुक की सूची में ये दर्ज है। भारत में कहीं कहीं यदा कदा हिम तेंदुए पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें साथियों, उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है, परंतु इसकी समर कैपिटल अभी हाल ही में गैरसैंण को क्या है, घोषित किया गया। याद रखिए उत्तराखंड की 2 राजधानियां हो गई, एक देहरादून और जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण को बनाया गया। ये लंबे समय से डिमांड इसकी चल रही आ रही थी। वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और वर्तमान में उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों विशिष्ट परिवार पहचान पत्र। यह भारत के हरियाणा राज्य सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करेगी, अपने नागरिकों को देगी। याद रखेंगे एक नया विशेष प्रकार का जो पहचान पत्र है जिसका नाम रखा है विशिष्ट परिवार पहचान पत्र। इसमें परिवार के जितने भी मेंबर होंगे उनके लिए एक स्पेशल कार्ड होगा, और यह कार्ड में 8 डिजिट के जो है नंबर होंगे, और इसके द्वारा उस परिवार की पूरी सूची जो है
वो क्या है अत्याधुनिक ढंग से वो क्या है उसमें रखी जाएगी। हरियाणा के बारे में चर्चा करें साथियों, हरियाणा के वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं, याद रखें। और हरियाणा जो है भारत में खेलकूद के क्षेत्र में काफी उन्नत राज्य माना जाता है और यहाँ पर अत्याधुनिक खेती भी की जाती है। तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य अपने राज्य के नागरिकों को विशिष्ट परिवार पहचान पत्र देगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का क्या है नाम बायोडाटा होगा और यह 8 डिजिट का होगा। हमारा अगला टॉपिक साथियों है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के क्या है साथियों नए अध्यक्ष। यूपीएससी का फुल फॉर्म साथियों बता देंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। और यूपीएससी के नए चेयरमैन या अध्यक्ष क्या प्रदीप जोशी जी बने। यूपीएससी ध्यान रखें साथियों यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है साथियों संवैधानिक संस्था है। यह भारत में लगभग 24 प्रकार के एग्जामों को ऑर्गेनाइज करती है। इसी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सभी क्या है चुने जाते हैं। देश में जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए पूरे नेशनल लेवल पर जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं प्रदीप जोशी जी। और यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है साथियों वो दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक साथियों यूएसए से संबंधित है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक गिना जाता है और है भी। याद रखो यूएसए की संसद के द्वारा एक फैसला किया गया है कि यूएसए के द्वारा टिकटॉक जो एक ऐप है, ये जो चीनी ऐप है यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखेंगे चीन के हमले के बाद या जो घुसपैठ की वजह से जो भारत में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ जिसमें जो भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, उस भारत ने भी अपने यहाँ चीनी ऐप को क्या है प्रतिबंधित किया है। और अभी हाल ही में यूएसए की सरकार ने घोषणा किया है किसी भी सरकारी इस्तेमाल में टिकटॉक जो है वो नहीं, सरकारी उपकरणों में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ध्यान दें साथियों अमेरिका और चाइना के बीच इन दिनों तनातनी इस वजह से है कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है और कोविड-19 की स्टार्ट जो है चाइना से ही हुई है, तब से ही अमेरिका और चीन के बीच में प्रतिद्वंदिता और आगे बढ़ गई है। और ये स्थिति आ चुकी है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों को डिलिस्ट भी कर दिया है। तो याद रखेंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है डोनाल्ड ट्रंप है और चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है शी जिनपिंग। तो याद रखें टिकटॉक यहाँ पर भी बैन हो गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों गुजरात सरकार से संबंधित है। गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री गुजरात राज्य से ही आते हैं। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात राज्य से आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी संबंध गुजरात राज्य से है और भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का भी संबंध क्या है गुजरात राज्य से। ध्यान दें साथियों गुजरात राज्य सरकार ने अपने यहाँ नई औद्योगिक नीति, याद रखेंगे नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा कि भारत के किस राज्य के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे साथियों गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है साथियों विजय रूपाणी जी जो है वो गुजरात राज्य के सीएम है। गुजरात की राजधानी साथियों गांधीनगर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्ली एंड ग्रो। सर्ली एंड ग्रो ये एक उपन्यासकार है, उपन्यासकार थे, अब कहेंगे उपन्यासकार थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है साथियों निधन हो गया है। और खास बात यह है कि सर्ली एंड ग्रो जो है पुलित्जर पुरस्कार विजेता रहे हैं। अगला टॉपिक है साथियों फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020। ध्यान रहे कि हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 जारी किया गया है जिसमें दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कंपनियों जिनका मार्केट वैल्यू सबसे अच्छा चल रहा है उसके बारे में यह सूची जारी की गई। खास बात है कि इस सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है एप्पल कंपनी को। याद रखें एप्पल कंपनी लगभग हर लोग भली भांति परिचित है एप्पल कंपनी से। याद रखें दूसरा जो कंपनी है रिलायंस। याद रखेंगे रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में।
और तीसरी जो कंपनी है सैमसंग, याद रखेंगे सैमसंग। ये टॉप कंपनियां हैं, टॉप 3 कंपनियां। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में पहला स्थान एप्पल को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान रिलायंस को और तीसरा स्थान सैमसंग को। आपको बता दें साथियों, एप्पल के जो सीईओ है उनका नाम है टिम कुक, याद रखेंगे टिम कुक। हमारा अगला टॉपिक बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी पड़ोसी क्या है, भारत का पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र है। खास बात यह है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक एक दूसरे से लगी हुई है। याद रखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी है उसमें सबसे ज्यादा सीमा किसी देश की लगती है तो वो बांग्लादेश है। दूसरी खास बात है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने ही सबसे अहम रोल अदा किया था। वर्ष 1971 में भारत के ही सहयोग से बांग्लादेश क्या है, स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश को पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। वही पूर्वी पाकिस्तान वर्ष 1971 में आजाद होकर के बांग्लादेश बना। याद रखिए, इस युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा जो अदम्य साहस का परिचय दिया गया, इसकी याद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा किया है कि जो भी जवान शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे, बांग्लादेश में क्या है, एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। खास बात है कि इसका संबंध भारतीय जवानों से होगा। ये भारतीय जवानों के प्रति एक आदर सत्कार की बात है कि बांग्लादेश की सरकार के द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, पीएस रानीपासे। पीएस रानीपासे ये उड़ीसा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। खास बात है कि इन्हें हाल ही में सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया है। याद रखिए, सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। याद रखेंगे, सीआरपीएफ की स्थापना साथियों 1939 में हुई और सीआरपीएफ का साथियों मोटो जो है वो एक विशेष मोटो इसका रखा गया है, सेवा और निष्ठा। क्या रखा गया साथियों, सेवा और निष्ठा। ये क्या है, सीआरपीएफ का मोटो है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। याद रखें, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चली है और यह कहां से कहां तक चली है साथियों, नासिक का एक शहर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम है देवलाली। क्या नाम है, देवलाली। और बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है दानापुर। दानापुर किससे संबंधित है, बिहार से है। याद रखें, देवलाली से दानापुर के बीच में भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। खास बात है कि बजट 2020-21 में इसका प्रावधान ऑलरेडी पहले ही कर दिया गया था। हाल में भारतीय रेल के द्वारा इसका संचालन शुरू किया। खास बात यह है कि किसानों की लंबे समय से डिमांड थी कि उनके जो माल है, सामान है, पहुंचने में वो रास्ते में सड़ जाते हैं, इसलिए एक ऐसी स्पेशल ट्रेन हो जिसमें वो अपने माल का एक जगह से क्या है आदान प्रदान कर सके। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों बराकाह। बराकाह जो है यूएई के अंतर्गत आता है। यूएई जिसे हम लोग संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं और जिसकी राजधानी क्या है साथियों, आबू धाबी। याद रखिए, आबू धाबी इसकी क्या राजधानी। यूएई के बराकाह शहर में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया। खास बात क्या है कि बराकाह में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है कि ये इस स्थान पर क्या है। याद रखिए, यूएई में ही वर्ष 2020 का आईपीएल का भी आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से मार्च अप्रैल के महीने में इसका आयोजन नहीं हो पाया, परंतु अब बीसीसीआई के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि यूएई में आईपीएल 2020 का आयोजन होगा। एक खास और बात बता दें कि फ्रांस से जो राफेल लड़ाकू विमान चला था उसने भी एक तरह से कहें तो विश्राम नहीं और नहीं यूएई में किया था। और यूएई भारत का एक अच्छा क्या है सहयोगी राष्ट्र के रूप में हमेशा जाना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों मुकुंद लथ। मुकुंद लथ एक इतिहासकार थे। याद रखेंगे, इतिहासकार थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और खास बात यह रही है कि ये पद्मश्री विजेता रहे हैं, पद्मश्री विजेता रहे हैं।
और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों हरदयाल प्रसाद। याद रखेंगे हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग बैंक का, याद रखेंगे पीएनबी हाउसिंग बैंक का नया एमडी सीईओ क्या है, नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे पीएनबी हाउसिंग बैंक का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया, हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।